हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड फिजिक्स ट्यूटोरियल। बच्चों, आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे लेक्चर में। और आज हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। कल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन की थी और उनको आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किस तरह से लाइंस होती है, चार्जेस किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। आज उस इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले से थोड़ा सा आगे बढ़ के आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे कि अगर अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि एक ही चार्ज अगर है तो वो किस तरह से फील्ड और फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आज अपने पास हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हो, बहुत सारा मेनी चार्जेस सिस्टम हो, जो कि प्रैक्टिकली हमेशा वही होता है कि एक चार्ज नहीं होता, हमारे पास मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस होते हैं और उस सब चार्जेस की वजह से हमको फोर्स और फील्ड का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में चले तो बहुत सारे चार्जेस हो, तब हम कैसे रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम लोग उसको वो समझेंगे। लेकिन उस टोटल कैलकुलेशन को मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो टोटल फोर्स आ रहे हैं फील्ड आ रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको जिस प्रिंसिपल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या करता है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, ये करता क्या है और ये कैसे काम करता है। बच्चों, आज हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए, कंसीडर करें कि मान लो हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं। मैं सारे चार्जेस को पॉजिटिव ले लूं फॉर सिंपलिसिटी। मान लो Q1 यहां पर है, Q2 यहां पर है, ये चार्ज Q3 यहां पर है, ये चार्ज Q4 यहां पर है और कोई चार्ज Qn यहां पर है। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है Q1 Q2 Q3 Q4 एंड अप टू Qn। और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिस पर हम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। मान लो वो चार्ज यहां पर है, ये मेरा है एक प्लस Q नॉट चार्ज और सिंपलिसिटी मैंने सारे चार्जेस को पॉजिटिव में जो कंसीडर किया है। ये एक मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, तो मैं इसमें लिख देता हूं आपके पास एक है, मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। अब सारे चार्जेस की वजह से ये मेरे टेस्ट चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये मुझे निकालना है। यहाँ पर बच्चों देखिए एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है। पहले हम लोग क्या करते थे, केवल दो चार्जेस ही ले लेते थे, एक चार्ज ले लेते थे, इस चार्ज को जिसमें फोर्स भी निकालना था। अगर मान लो हमारे पास मेनी चार्ज सिस्टम हो तब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए आप, बहुत ही आसान। अगर मैं किसी ओरिजिन से देख रहा हूं, मान लो कहीं से, तो ये डिस्टेंस जो है दैट इज माय r1 वेक्टर, दिस इज माय r2 वेक्टर, ये है मेरा r3 वेक्टर। दीज आर द पोजीशंस। ये r3 जो है, अगर मैं q0 को q3 से देख रहा हूं दैट इज माय r3 वेक्टर मुझे मिलेगा। ये r4 वेक्टर और ये जो है ये है बच्चों मेरा rn वेक्टर। अब ये r1 r2 r3 r4 rn ये क्या है, दीज आर द सेपरेशन। r1 क्या है, सेपरेशन बिटवीन द q1 एंड q0। r2 क्या है बच्चों, सेपरेशन बिटवीन q2 एंड q0। r3 क्या है, सेपरेशन बिटवीन q3 एंड q0। इस तरह से r1 क्या है, सेपरेशन बिटवीन q and q। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे ये कहता है व्हेन more than one charges, फिर से मैं लिखूंगा बड़े अक्षर में, when more than one charge is present and interacting with कौन सा चार्ज, interacting with test charge Q0, then resultant force on Q0, the resultant force on Q0 is vector sum of
force produced by an is a vector sum of the forces produced by individual charges. तो बच्चों यहां पर क्या लिख रहा है? It is a vector sum of, this is very important, vector sum of the forces produced by an individual charge, and one charge behaves as if other are absent. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंडिपेंडेंट कंडीशन है। यहां पर ये हमसे क्या कह रहा है कि भाई अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं तो टोटल फोर्स चार्ज पर कितना आएगा? ये कहता है कि आप एक एक चार्जेस की वजह से सब पर फोर्स निकालो। जैसे q1 इस q0 पर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये चार्ज जो है इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, q10 मतलब फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 0 चार्ज ड्यू टू 1, या फिर इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। सिमिलरली बच्चों ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, r2 इज द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, तो इसकी दिशा क्या होगी? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। सिमिलरली ये चार्ज इससे इंटरैक्ट करता है और ये आपकी दिशा, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, so what is the direction of the force? Since all charges are positive here, so resultant force बच्चों क्या होगा? रिपल्सिव ही होने वाला है। so यहाँ पर फोर्स की दिशा ऐसे तो नहीं हो सकती क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स का डायरेक्शन अवे ही होगा। so it is a force on 0 due to 3. Similarly the force on 4 due to 4, and here it is the force on 0 due to अब देखिए मैंने एक एक चार्ज की वजह से इस q0 पर कितना फोर्स आ रहा है वो मैंने निकाल लिया बच्चों। अब हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है? हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि इस q0 पर कितना चार्ज है, q0 पर कितना फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन q0, इस q0 पर जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके बराबर है? इज अ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल चार्जेस। सारे फोर्सेस का वेक्टर सम मिला दोगे तो आपको पता चल जाएगा इस q0 अकेले पर कितना फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कितना हो गया? रिजल्टेंट फोर्स इज सारे फोर्सेस का वेक्टर सम F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट 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 अप टू F0। ठीक है, अब जब हम ये निकालते हैं कि F1 F2 की वैल्यू है कितनी, अब देख लीजिए the force on 0 due to 1 is given by 1 upon 4 pi epsilon naught। पहला वाला चार्ज मिलेगा और बच्चों देखो कितना हो गया, ये कितना है q0, ये कितना है q1, तो ये कितना हो गया, ये q1 q0 डिवाइड बाय r1 स्क्वायर r1 यूनिट वेक्टर। दूसरे वाले की वजह से देखो यहाँ पर q0 q2, तो लिख लो इसका आंसर F02 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q2 q0 r2 square r2 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली थर्ड चार्ज की वजह से निकालते हैं हम लोग, तो लिख लीजिए F03 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q3 q0 r3 square r3 यूनिट वेक्टर, so and so forth। इसी तरह से बच्चों हम लोग लास्ट वाले चार्ट पे पहुंचेंगे। यहाँ पर कितना होगा, ये F0n is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught qn q0 rn square rn यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरह से मैंने एक एक पेयर की वजह से सब फोर्सेस निकाल लिए। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने ये लिखा हुआ है और सबको इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं।
और यहाँ पे सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जब ये चार्ज इस चार्ज से इंटरेक्ट कर रहा है तो ये इस तरह से बिहेव कर रहा है ये फोर्स कि जैसे बाकी सारे चार्जेस प्रेजेंट ही नहीं। इसलिए यहाँ पर सारे फोर्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट फोर्सेस हैं, यानी F01 is not affecting F02, F03, F04, F08। यहाँ पर कोई फोर्स का पेयर किसी फोर्स के पेयर को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ये सारे फोर्सेस, ये सारे यहाँ पर जितने भी इंटरैक्शंस हैं ये सब इंडिपेंडेंट इंटरैक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पर कोई इंटरैक्शन किसी दूसरे इंटरैक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे कपलिंग टर्म्स आ जाते हैं। अगर इंटरैक्ट करते होते ये आपस में अगर इंटरैक्ट और डिपेंडेंट होते तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी हैविंग कपलिंग टर्म्स, बट यहाँ पर कोई कपलिंग टर्म नहीं है। यहाँ पर सब अलग-अलग टर्म्स को ऐड किया गया है। इसका मतलब सारे फोर्स एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इंडिपेंडेंटनेस की तरफ इशारा करती है कि किस तरह से फोर्सेस और फील्ड्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं सर। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, रिजल्टेंट फोर्स बच्चों कितना हो गया, सफिक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे हम लोग, सारे पेयर्स लिख देते हैं हम लोग, q1 q0 डिवाइड बाय r1 स्क्वायर, r1 यूनिट वेक्टर प्लस q2 q0 r2 स्क्वायर, r2 यूनिट वेक्टर प्लस q3 q0 r3 यूनिट वेक्टर प्लस डॉट 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 अप टू qn q0 rn अगर इसको आप समेशन के फॉर्म में लिखना चाहिए, अगर आपको थोड़ा स्ट्रिंग करना है तो आप उसको कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो गया आपका qi qj डिवाइड बाय rn स्क्वायर, इस rn यूनिट वेक्टर वेयर I is equal to 1, J is equal to 1। यहाँ पर J की वैल्यू तो फिक्स मैंने कर दिया यहाँ पर क्योंकि एक ही चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर J की वैल्यू को I0 where J is always 0 and I takes value 1 to n, so it's I, so अगर I take the value 1 2 3 4 like that, ठीक है। तो ये हो गया आपका समेशन के फॉर्म में फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ समेशन। आप इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कि कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होगा या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम लोग उसके हिसाब से यहाँ पर इस रिजल्ट को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे और इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन बेसिकली प्रिंसिपल हमारा जो है वो ये, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो आज ये हमने देखा कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन फोर्सेस में कैसे काम करता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक से ज्यादा चार्जेस अगर प्रेजेंट हो तो आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। क्या ये फोर्स वाला आपको समझ में आया? यस, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इसे पूछिए। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले आपको समझा देता हूँ कि रिजल्टेंट एक से ज्यादा अगर चार्जेस प्रेजेंट हो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, देख लीजिए आप। देखिए अब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का फिर से काम क्या है। अब जैसे मान लो अभी कल हम लोग ने बच्चों देखा कि अगर एक चार्ज q1 प्रेजेंट है तो ये q अपने चारों तरफ क्या बच्चों करता है, एक फील्ड को स्प्रेड कर लेता है, अपने चारों तरफ की स्पेस को मॉडिफाई कर देता है और उस स्पेस को कैप्चर कर लेता है, वो रीजन बन जाता है फील्ड। तो इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर हम लोग ने फील्ड कैलकुलेट किया था। हमारे आंसर कितने हैं इसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर एंड r यूनिट वेक्टर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज, सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड याद है। लेकिन क्या होगा अगर एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो तो, अगर मेरे पास एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है q1 q2 q3 एंड अप टू qn, इस तरह से अगर मेरे पास बहुत सारा चार्जेस प्रेजेंट है और मुझे इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट इन सारे चार्जेस की वजह से, तो अब एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है तो एक से ज्यादा अगर चार्जेस प्रेजेंट है तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे,
इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, फिर से प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या कहेगा, when more than one charge is present, then resultant electric field intensity at point P is vector sum of field intensity due to individual charge। देख लीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा हुआ है, when more than one charge is present, जब एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इस पॉइंट पे आपकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसके वेक्टर सम के बराबर होगी। किसकी वेक्टर सम? द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, अब अलग अलग चार्ज की वजह से हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। मान लीजिए ये है आपका R1 और सारे चार्जेस यहां मैं पॉजिटिवली कंसीडर कर रहा हूं, सारे चार्जेस यहां पर पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, और ये है आपका R2, जिसमें R2 वेक्टर, here it is my R3 वेक्टर, और ये फिर से आपका हो गया Rn वेक्टर। अब क्योंकि सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर कहां जाएगी? इट विल मूव अवे। रब कर देता हूं इसको, ये कितनी होगी बच्चों? E1 वेक्टर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? along the line joining E2 वेक्टर, due to third charge E3 वेक्टर, and due to this nth charge। अब हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? देखो जरा, हमारा प्रिंसिपल अब ये कहता है कि अब इस पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है? वो वेक्टर सम ऑफ फील्ड इंटेंसिटी टू इंडिविजुअल चार्ज के बराबर है। यानी यहां पर जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर बन रही है, वो सारे फील्ड के वेक्टर सम की इक्वल होगी। वेक्टर सम की इक्वल होगी। अब मैं अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी को लिख लेता हूं यहां पर, ये फॉर्मूला तब तो मास्टर हो चुके आपको। E1 इज इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इस चार्ज की वजह से हमारी फील्ड कितनी बनेगी? Q1/R1 स्क्वायर, R1 यूनिट वेक्टर। सेकंड चार्ज की वजह से हमारी फील्ड लिख लो, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 स्क्वायर, R2 यूनिट वेक्टर। बिकॉज़ ऑफ थर्ड चार्ज बच्चों Q3 की वजह से आपने कितना हो गया? ये हो गया E3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3 स्क्वायर, R3 यूनिट वेक्टर, सो एंड सो फोर्थ। इस तरह से n वाले चार्जेस पे Qn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Rn स्क्वायर, Rn यूनिट वेक्टर। अब ये सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रिंसिपल सुपरपोजिशन तो हमसे यही कहता है। तो ये सारी वैल्यूज इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दो, यहां पर कितना हो गया? Q1/R1 स्क्वायर, R1 यूनिट वेक्टर प्लस Q2/R2 स्क्वायर, R2 यूनिट वेक्टर, Q3/R3 स्क्वायर,
r3 यूनिट वेक्टर प्लस इसी तरह से q एयर अपॉन rn स्क्वायर rn यूनिट वेक्टर। ये हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहिए तो समेशन फॉर्म में आप लिख लीजिए इसको हम लिख सकते हैं qi ri square ri the unit vector where I goes from 1 to n, ये समेशन फॉर्म में चला गया। अगर आप इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। यहाँ समेशन दिया इंटीग्रेशन आ जाएगा तो dq यहाँ पर आएगा dq अपॉन r स्क्वायर और r यूनिट वेक्टर लाइक दैट। तो ये बहुत डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से हम जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे एक इनबिल्ट असम्पशन यहाँ पर ये है कि सारे चार्जेस का जो इंटरैक्शन हो रहा है पॉइंट P पर वो सब इंडिपेंडेंट है। मतलब ये इंटरैक्शन इसको अफेक्ट नहीं करता, ये इंटरैक्शन को अफेक्ट नहीं करता, ये इंटरैक्शन किसी को अफेक्ट नहीं करता। सारे इंटरैक्शन एक दूसरे के साथ एक ही पॉइंट पर हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट नहीं कर रहे। इसलिए सारे इंटरैक्शन क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट इंटरैक्शन है। इसलिए आपको ये यहाँ पे आपको ये छूट मिलती है कि आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाते। अगर सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे तो मैथमेटिक्स वुड हैव बीन वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। आई बात सबको समझ में? आई होप ये आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। आपको जो भी डाउट और डिफिकल्टीज सेक्शन में है वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आने वाले हैं और फील्ड से जुड़ी हुई कुछ बहुत रोचक और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कुछ उसमें हम लोग देखेंगे फील्ड कॉन्सेप्ट्स। व्हाई डज फील्ड कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फील्ड। ये इस फील्ड पर इतना जोर क्यों दिया जाता है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या पूरे फिजिक्स में? तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके आऊंगा कि फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे स्पेशल रिलेटिविटी इसमें ऐड होके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैजिक चीजें कर देती है, ठीक है। So how it becomes, it is not just mathematical entity, how it becomes a physical entity। ये आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग मेरे चैनल को A to Z फिजिक्स ट्यूटोरियल को। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।